सभी भैया बहनों को प्रणाम। इससे पहले जो हमारा जो भाग था उसमें अपन ने पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन कर लिया था। अगला जो हमारा टॉपिक है नया वो है श्वसन एवं श्वसन तंत्र। तो पहली बात हम समझते हैं कि श्वसन जो होता है, श्वसन कहते किसे हैं। ध्यान देना है, श्वसन की परिभाषा क्या है कि भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ही श्वसन कहते हैं। और इस क्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और CO2 को त्यागा जाता है। ठीक है, तो जो अपने श्वसन है, श्वसन किसे कहेंगे? भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ही हम श्वसन कहेंगे। और इस क्रिया को करने के लिए ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाएगा और CO2 को त्यागा जाएगा, क्योंकि हम कर किस रहे हैं? ऊर्जा प्राप्ति के लिए। दरअसल जो भी हमने पढ़ा है, जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है या रक्त परिसंचरण, ये सब क्या है? एक दूसरे में मिले हुए तंत्र हैं। क्योंकि जो पाचन किया, हमने जो पाचन तंत्र पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है, लेकिन वहाँ से जो पचित भोजन है, वो जो सरल पदार्थ वो कहाँ जाएगा? कोशिकाओं में। और कोशिकाओं में वहाँ पर क्या जाएगा? उसका ऑक्सीकरण, उसमें ऑक्सीजन मिलाई जाएगी, जिससे उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण होने से ऊर्जा उत्पन्न होगी, साथ में CO2 गैस भी उत्पन्न होगी और CO2 गैस को फिर हम श्वास मार्ग से बाहर निकाल देते हैं। तो समझते हैं इसको, श्वसन की क्रियाविधि को। कोशिकाओं को अपनी विभिन्न क्रियाओं के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर जो है लाखों करोड़ों कोशिकाओं से बना हुआ है हमारा शरीर, तो इन सभी कोशिकाओं को कार्य करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कोशिकाएं पोषक तत्वों का O2 द्वारा ऑक्सीकरण करती है। जो भी हमने जो पोषक तत्व खाते हैं, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, तो ये सब सरल पदार्थ बदलकर पोषक तत्वों का रूप ले लेती है। अब उस पोषक तत्वों में क्या मिला जाएगी? O2, ऑक्सीजन। तो इन पोषक तत्वों का ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है। ऑक्सीकरण मतलब उसमें ऑक्सीजन का मिलाना। रासायनिक अभिक्रिया में भी हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण। तो इस क्रिया के फलस्वरूप ATP का निर्माण होता है। ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये ऊर्जा का क्या एक पैकेट है। ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होगी? ATP के रूप में। तो इस क्रिया के फलस्वरूप ATP का निर्माण होता है तथा हानिकारक CO2 गैस उत्पन्न होती है। ऊर्जा तो उत्पन्न होगी शरीर ATP के रूप में, लेकिन एक हानिकारक गैस भी उत्पन्न होगी। कौन सी गैस? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उत्पन्न होती है। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे ऊर्जा प्राप्त करने की इस प्रक्रिया के लिए जो भी हम क्रिया कर रहे हैं तो उसको पूरा समझ रहे हैं हम वापस। तो ऊर्जा प्राप्त करने की इस प्रक्रिया के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का शरीर में प्रवेश तथा CO2 का उत्सर्जन परम आवश्यक है। ये जो ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया है, इसको करने के लिए वायुमंडल के जो अंदर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है उसका शरीर में प्रवेश करना और शरीर से CO2 को बाहर निकालना अत्यंत जरूरी होता है। तो गैसों का ये आदान प्रदान रक्त के माध्यम से पूर्ण होता है। जो भी ऑक्सीजन को लाना ले जाना, CO2 को भी लाना ले जाना, जो भी कार्य किया जाएगा वो किसके माध्यम से किया जाएगा? रक्त के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से। तो रक्त क्या करेगा? रक्त O2 को यानी ऑक्सीजन को अपने अंदर घोलकर, रक्त क्या करेगा? ऑक्सीजन को अपने अंदर घोलकर विभिन्न अंगों और ऊतकों तक पहुंचाएगा। रक्त ऑक्सीजन को कहाँ लेके जाएगा? ऊतक में। ऊतक हम पढ़ चुके हैं, कोशिकाओं का समूह, और अंगों में ऑक्सीजन को लेके जाएगा। रक्त ने क्या किया? ऑक्सीजन को अपने अंदर मिला लिया, अब उसको कहाँ लेके जाएगा? अंगों में, ऊतकों में लेके जाएगा। तथा उनके द्वारा उत्पन्न, और वहाँ पर हमने पढ़ा कि वहाँ ऑक्सीडेशन होता है तो ऊर्जा के साथ साथ CO2 गैस बनती है। तो वहाँ से CO2 को रिटर्न, CO2 को अपने अंदर समाहित करके, यानी CO2 को वापस अपने अंदर घोलकर वातावरण में भेजता है, यानी श्वास मार्ग के CO2 वापस कहाँ निकल जाती है? बाहर निकल जाती है। तो गैसों यानी CO2 और O2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के इस आदान प्रदान की क्रिया जो पर्यावरण, रक्त और कोशिकाओं के मध्य होती है, यानी ऑक्सीजन और CO2 का जो विनिमय हो रहा है वो किन किन के मध्य हो रहा है? वातावरण में, रक्त में और कोशिकाओं के मध्य होता है, को श्वसन कहा जाता है। इस पूरे क्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन। श्वसन प्रक्रिया के दौरान, अब कैसे होगा इसमें? श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन युक्त शुद्ध वायु, जो ऑक्सीजन युक्त शुद्ध वायु है उसको नाक, गले और श्वास नलियों के जरिए फेफड़ों में पाए जाने वाली वायु कोष्ठिका या कूपिका में पहुंचाया जाता है। पढ़ेंगे हम जैसे श्वसन तंत्र है, तो ये श्वसन तंत्र का डायग्राम है जिसमें नासिका गुहा,
नासा के अंदर जो गुहा है वो नासिका गुहा, फिर उसमें ग्रसनी, ग्रसनी हम पाचन तंत्र में भी पढ़ चुके हैं, मुख गुहा के जो पीछे वाला भाग है ग्रसनी, तो ये ग्रसनी, फिर इसके बाद हमारे गले में जो ये जो सी आकार के उपास्थि के छल्ले बने हुए, इसकी एक श्वास नली है जिसमें श्वास जाएगी और ये आगे चलकर 2 भागों में विभाजित हो रही है। विभाजित जो भाग है इसकी प्रत्येक विभाजित भाग जो हैं दाएं फेफड़े और बाएं फेफड़े के अंदर ये प्रवेश कर रही है, जिसको हम प्रत्येक को क्या कह रहे हैं, श्वसनी। ये तो श्वास नली 2 भागों में डिवाइड होगी, प्रत्येक जो अपने फेफड़े हैं दाएं फेफड़ा और बाएं फेफड़े के अंदर ये श्वसनी क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। श्वास नली 2 भागों में डिवाइड हो गई, प्रत्येक जो श्वसनी अपने अपने फेफड़े के अंदर जा रही है और ये और भी पतली पतली नलिकाओं में बढ़ गई। जैसे ये श्वसनी है तो ये और पतली पतली नलिकाओं में बढ़ चुकी है, जिनको हम कह रहे हैं श्वसनिकाएँ। क्या कहेंगे, श्वसनिकाएँ। हम बाद में और विस्तार से पढ़ेंगे इसके बारे में जब एक एक अंग को लेंगे, ठीक है। तो इनके प्रत्येक जो नलिकाएं बारीक बारीक उनको कहेंगे श्वसनिकाएँ, और श्वसनिकाओं का जो लास्ट जो सिरा होगा, अंतिम सिरा, एक गुब्बारे नुमा रचना में खुलेगा जिसको कहेंगे कूपिका। क्या कहेंगे, कूपिका या एल्वुलाई। और इसके नीचे जिस पर दोनों फेफड़े टिके हुए हैं, मध्यपट, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो हमारे उदर गुहा और वक्ष गुहा को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, जिस पर दोनों फेफड़े स्थित है, क्या कहलाएगा, मध्यपट या तनुपट या डायफ्राम कह सकते हैं, मांसपेशियों का पट्टीनुमा रचना। तो वापस हम इस पर आते हैं कि जो ऑक्सीजन युक्त शुद्ध वायु है वो कहाँ से जाएगी, नासिका से हो जाएगी। नासिका से कहाँ जाएगी, फिर गले में जो अपने श्वास नली है वहाँ जाएगी, और गले से श्वास नली को जा रही है कहाँ जाएगी, फेफड़े में, फेफड़ों के अंदर प्रवेश करेगी। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, श्वास नली से वायु कहाँ जाएगी, श्वसनी में यानी फेफड़ों में, और फेफड़ों के अंदर फिर और पतली नलिकाओं के माध्यम से कहाँ जाएगी, कूपिका में। तो कूपिका में पहुँचाया जाता है। कूपिका को हम वायु कोष्टिका भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि कूपिका जो होती है, एक गुब्बारे नुमा जो रचना है, इसकी झिल्ली अत्यंत ही महीन होती है, इसकी झिल्ली बिल्कुल पतली होती है, और उस पतली झिल्ली पर जिसमें केशिका रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है, यानी गुब्बारे नुमा रचना है। ऐसे ही प्रत्येक फेफड़े में जो कूपिका है वो लाखों की संख्या में होती है। तो इन लाखों की संख्या में जो कूपिका है, इन पर क्या है, केशिकाओं का जाल बिछा हुआ है। केशिका मतलब बाल जितनी पतली नलिकाएँ, बाल जितनी पतली नलिकाओं का पूरा उसके ऊपर राउंड यानी पूरा जाल बिछा हुआ है। और यहाँ वाहिकाओं में, केशिका जो है, यहाँ वाहिकाओं में मौजूद रक्त जो ब्लड बह रहा है, वो रक्त श्वास के द्वारा लाई गई O2 को, यानी जब हम श्वास लेते हैं, जैसे हमने श्वास ली तो वायु कहाँ गई, हमारे ऑक्सीजन कहाँ गई, फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों के अंदर कहाँ गई, कूपिका में, वायु कोष्टिका में। वायु कोष्टिका में क्या है, केशिकाओं का जाल है। अब केशिकाओं का जो जाल है उसके अंदर ब्लड बह रहा है, और केशिकाओं में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो वहाँ से जो ऑक्सीजन है वो केशिकाओं के अंदर यानी ब्लड के अंदर पहुँच जाएगी, केशिकाओं में ब्लड के अंदर पहुँच जाएगी। तो ऑक्सीजन को ग्रहण, वाहिकाओं में मौजूद रक्त श्वास द्वारा लाई गई O2 को ग्रहण करता है तथा रक्त द्वारा लाई गई CO2 को। और ऐसे ही रक्त क्या लाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को जो ला रहा है कोशिकाओं से जहाँ ऑक्सीकरण हुआ था, तो उस CO2 को वायु कोशिकाओं में छोड़ दिया जाता है। मतलब यहाँ पर क्या होगा भैया बहनों कि जो अपने ये जैसे कूपिका है, ठीक है, अब ये कूपिका में क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई, ठीक है। और यहाँ से ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन किस में जाएगी, ब्लड के अंदर, ठीक है। और वहाँ से जो CO2 है वो CO2 इसके अंदर आ जाएगी। ऑक्सीजन तो बाहर निकलेगी और CO2 इसके अंदर प्रवेश करेगी। अब यहाँ से क्या होगा, CO2 को वायु कोष्टिका में छोड़ दिया जाता है, और अशुद्ध वायु जो है, जो फेफड़ों के अंदर जो अशुद्ध वायु आ चुकी है CO2 युक्त वायु, उसको वापस श्वास के द्वारा वातावरण में भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरी क्रिया चलती है श्वसन की। तो आज हमने पहली चीज़ तो इसमें श्वसन की परिभाषा पढ़ी, फिर श्वसन की क्रिया विधि जो है वो कैसे की जा रही है, और फिर हमने ये श्वसन तंत्र के माध्यम से ही समझा। तो डायग्राम भी आपको ध्यान रखना है, इसका आपको अभ्यास करना है। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम इसके बारे में और विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।